मैं दिल्ली हूँ। मोहिनी ने जब जन्मेजय को युवराज के पद पर देखा तो वो चौंक पड़ी। तब आस्तिक को उसने बताया कि उसने जिस व्यक्ति से प्रेम किया वो तो केवल एक संपन्न आर्य था, युवराज नहीं। उधर जन्मेजय ने आस्तिक को वचन दिया कि वो मोहिनी के मन को कभी दुखी नहीं होने देगा। रात्रि के समय मनसा ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। उसने सारे नागवंशियों को जगाया और कहा कि वो आर्य फिर आया है, हमसे हमारी मोहिनी को छीन ली। इधर मोहिनी ने जन्मेजय को बताया कि सारे नागवंशी उसके रक्त के प्यासे हो रहे हैं। जन्मेजय को ये वातावरण और घृणा देखकर वापस आना पड़ा और मैं सोचने लगी कि ये घृणा तो और बढ़ेगी। इसका अंत क्या होगा? कहीं ये हिंसा का रूप तो धारण नहीं कर लेगी? मुनिवर, आप यहाँ पर? हाँ युवराज, मैं पूर्ण रात्रि आपकी यहां प्रतीक्षा करता रहा। आप जिस स्थान पर गए थे वो स्थान मेरी दृष्टि से सुरक्षित नहीं था, इसलिए चिंता के कारण मैं यहीं रुक गया। अब आप सकुशल वापस लौट आए तो मेरी चिंता दूर हो गई। क्या मोहिनी से भेंट हुई आपकी युवराज? हाँ मुनिवर, मोहिनी से भेंट तो हुई, किंतु क्या युवराज? किंतु मैं वो बात न कर सका जिसके लिए मैं वहां गया था। मुनिवर, मैं तो समझता था कि आर्य और नागवंशी आपस में मित्र, उनका आपस में कोई बैर नहीं है। किंतु मुझे खेद है, वहां जो परिस्थितियां थीं वो मित्रता की ओर संकेत नहीं कर रही थी। क्या? हाँ मुनिवर, नागवंशी तो हमारे शत्रु हैं। कदाचित उन्हें मेरे आने की सूचना मिल चुकी थी। वो सब तो मिलकर मेरा वध कर देना चाहते थे। फिर आपके बीच कोई संघर्ष तो नहीं हुआ युवराज? यदि मोहिनी के सम्मान का प्रश्न ना होता तो इस संघर्ष को कोई नहीं टाल सकता था। कदाचित कोई अनर्थ हो जाता, किंतु मोहिनी ने उनके आने से पहले मुझे उनकी योजना के विषय में बता दिया था। मैं मोहिनी को लेकर वहां से निकल पड़ा। सारे नागवंशी हमें ढूंढते रह गए। मोहिनी ने मुझे अपने घर में छिपा दिया था और मैं उचित अवसर देखकर वहां से निकल गया। यह स्थिति तो बड़ी गंभीर है आर्य। क्या नागवंशी जानते थे कि जिस व्यक्ति से मोहिनी प्रेम करती है वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं युवराज जन्मेजय हैं? नहीं मुनि, वो तो केवल इतना जानते थे कि कोई आर्य है जो मोहिनी से मिलने आता है। युवराज, एक बात तो मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि समस्त नागवंशी आर्यों के शत्रु नहीं हैं। नागवंशियों के हृदय में आर्यों के लिए कोई द्वेष या कोई घृणा नहीं है। मैं इस बात को इसलिए प्रमाणित कर सकता हूं क्योंकि मैं स्वयं एक आर्य पिता की संतान हूं। फिर भी समस्त नागवंशी मुझे अपना मुखिया बनाना चाहते थे। जिस नागवंशी के हृदय में आर्यों के लिए द्वेष और घृणा है वो तो केवल मेरे मामाश्री और मोहिनी के पिता तक्षक हैं। तब मोहिनी से मेरा प्रेम, मेरा उससे विवाह? युवराज, क्या यह संभव नहीं है कि आप मोहिनी को अपने हृदय से निकाल दें? नहीं मुनिवर, मोहिनी को अपने हृदय से निकालने के लिए तो मुझे अपने तन से अपने हृदय को निकालना होगा। मुनिवर, मैं अपने इस निर्णय के विषय में अपने पिताश्री को सूचित करना चाहता हूं, किंतु ऐसी परिस्थितियों के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। युवराज, यदि आप उचित समझें तो महाराज परीक्षित से इस विषय पर मैं बात करूं।
मुनिवर, आपने तो मेरी संकोच वाली समस्या का यूं ही समाधान कर दिया। मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। तो ठीक है युवराज, आप निश्चिंत रहें। मैं महाराज परीक्षित से मिलने जाता हूं। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। मुनिवर, आप यहां प्रतीक्षा कीजिए, मैं महाराज को सूचित करता हूं। महाराज की जय हो। मुनिवर आस्तिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ। जो आज्ञा महाराज। आइए मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। मुनिवर, आप इस समय यहां, कोई विशेष बात है? सत्य कहा महाराज, मैं आपके पास एक विशेष कार्य से ही आया हूं, लेकिन इस कार्य का संबंध न तो मेरी ज्ञान चर्चा से है और न ही। आप कहना क्या चाहते हैं मुनिवर? महाराज, मेरी बात का संबंध आपके पुत्र युवराज जन्मेजय से है। क्या बात है मुनिवर, बताइए। महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात को सुनने के पश्चात आप अपना निर्णय पूरे विवेक के साथ दें। हो सकता है मेरी बात को सुनकर आप क्रोधित हो जाएं। क्या बात इतनी गंभीर है मुनिवर? इसका निर्णय तो आप बात सुनने के पश्चात कर ही देंगे महाराज। तो बताइए मुनिवर। महाराज, युवराज जन्मेजय एक कन्या से प्रेम करते हैं। मुनिवर, बात गंभीर अवश्य है परंतु क्रोध दिलाने वाली नहीं। क्या हम जान सकते हैं कि वो कन्या कौन है? महाराज, उस कन्या का नाम मोहिनी है। बड़ा सुंदर नाम है और हमें विश्वास है कि वो अपने नाम के भांति सुंदर ही होगी। वो सुंदर ही नहीं है महाराज, वो गुणवती भी है। मुनिवर, हमें जन्मेजय के चुनाव पर गर्व है। अब ये तो बता दीजिए कि वो कौन से देश की राजकुमारी है? वो कन्या राजकुमारी नहीं है महाराज। राजकुमारी नहीं है तो फिर क्या साधारण कन्या है? नहीं महाराज, वो कन्या साधारण कन्या नहीं है। मेरी दृष्टि में वो असाधारण है। वो एक नागवंशी कन्या है महाराज। नागवंशी कन्या? मुनिवर, यदि वो नागवंशी है और हमारे पुत्र की प्रिय है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या आप उसे जानते हैं? हां महाराज, किंतु वो कन्या एक ऐसे व्यक्ति की पुत्री है जिसे कभी चोरी के अपराध में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उसने स्वर्ण कुंडल चुराए थे महाराज। पिता के अपराध का दंड संतान को नहीं दिया जा सकता। महाराज, मैंने तो सारी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं। अब अंतिम निर्णय तो आपके ही हाथों में है। मुनिवर, जन्मेजय हमारा प्रिय पुत्र है, उत्तराधिकारी है हमारा। और यदि उसकी इच्छा एक नागवंशी कन्या है तो नागवंशियों के लिए हमारे मन में ना तो कोई द्वेष है और ना ही कोई घृणा। हमारे यहां तो नागवंशी कन्याएं वधू बनकर आई हैं और ये तो हमारी परंपरा रही है मुनिवर। महारानी कुंती भी तो नागवंशी थी और हमारे आदि पुरुष महाराज याति ने भी एक असुर कन्या से विवाह किया था। महाराज, आज आपके विचार और आपका निर्णय सुनने के पश्चात मैं एक बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सचमुच न्याय प्रिय हैं, प्रजा प्रिय हैं। जिस बात को लेकर मैं चिंतित था, उस समस्या का समाधान आपने ऐसे कर दिया कि
मैं चिंता मुक्त हो गया महाराज। मुनिवर, आप निश्चिंत होकर जाइए। अब यह विषय हमारी चिंता है। हम जन्मेजय से स्वयं बात करेंगे। धन्यवाद महाराज। नहीं मुनिवर, धन्यवाद तो आपका कि आपने एक पिता और पुत्र के बीच संकोच की दीवार को हटा दिया। जन्मेजय तो हमारा प्रिय पुत्र है, हमारा सपना है, हमारा भविष्य है। वो हम किसी भी स्थिति में उसका हृदय नहीं तोड़ सकते। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर। आप आ गए मुनिवर? मुनिवर नहीं, तुम्हारे पिताश्री। पिताश्री आप? हाँ, हम। पुत्र के कक्ष में पिता का आना किसी विशेष बात की ओर संकेत करता है। पिताश्री, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। जन्मेजय, अब तुम केवल राजकुमार नहीं, युवराज हो, उत्तराधिकारी हो, हमारे भावी राजा हो। यदि हम हस्तिनापुर के वर्तमान हैं, तो तुम भविष्य हो। और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठकर जो निर्णय तुम लोगे, वो अंतिम निर्णय होगा। परंतु आज जो निर्णय तुमने लिया, उसे हम तक पहुंचाने के लिए तुमने मुनि आस्तिक का आधार क्यों लिया? क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? जन्मेजय, तुम्हारे और हमारे संबंध तो सदैव मित्रों जैसे रहे हैं, तो फिर यह बात कहने से तुमने संकोच क्यों किया? पिताश्री, यदि आप केवल मेरे पिताश्री होते तो मैं कभी संकोच न करता, किंतु आप महाराज परीक्षित हैं और सारा संसार जानता है कि आपसे अधिक श्रेष्ठ और कोई राजा नहीं है इस धरती पर। और इस नाते मैं आपका इतना अधिक सम्मान करता हूं कि इस बात को कहने में मैंने संकोच किया। किंतु यह बात निर्विवाद सत्य है। यदि ईश्वर और आप में से मुझे किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं आपको चुनूंगा। सम्मानपूर्वक मैं आपसे प्रेम भी करता हूं पिताश्री, कदाचित माताश्री से भी अधिक। आपने जो गुण और संस्कार मुझे दिए हैं, उस ऋण को तो मैं आजीवन नहीं चुका सकता पिताश्री। तो फिर वो बात मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं जन्मेजय, जो बात तुमने मुनि आस्तिक से कही। यह सत्य है पिताश्री कि मैं उस कन्या से प्रेम करता हूं और वो मुझसे। कहां मिले तुम उससे? जिस दिन मैं अपनी शिक्षा समाप्त करके घर लौट रहा था, उसी दिन मार्ग में प्रथम बार मिली थी। वो भेंट परिचय में बदली और उस परिचय ने प्रेम का रूप ले लिया। क्या इसके पश्चात तुम उससे मिली? हाँ पिताश्री। तो तुमने अवश्य उसे कोई वचन दिया होगा। जी हाँ पिताश्री, मैंने उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया है। यह वचन केवल तुम्हारा नहीं, यह युवराज जन्मेजय का वचन है, हस्तिनापुर के भावी राजा का वचन है। और हम इस वचन का सम्मान करते हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं कि तुम्हारे मन में न्यायप्रियता की भावना है। जन्मेजय, जिस नागवंशी कन्या को तुमने अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय किया है, वो अवश्य तुम्हारे योग्य होगी। पिताश्री। नहीं पुत्र,
भावुक होने की आवश्यकता नहीं। हम मुनि आस्तिक से इस विषय में बात करेंगे कि वो हमारा संदेश लेकर कन्या के घर जाएं और विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। पिताश्री, जाओ, अब अपने दादाश्री का आशीर्वाद प्राप्त करो। जाओ पुत्र। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। कहिए युवराज जन्मेजय, कैसे आना हुआ? कैसे स्मरण किया आपके दादाश्री को? दादाश्री, आपसे एक विशेष बात करनी है। हाँ, विशेष बात तो दादा और पौत्र में ही हो सकती है। कहिए, क्या है विशेष बात? दादाश्री, मुझे पिताश्री की अनुमति मिल गई। अनुमति? जी हाँ दादाश्री, अब तो बस आपकी अनुमति चाहिए। मेरी अनुमति भी चाहिए? दादाश्री, आपकी अनुमति के बिना तो सब व्यर्थ है। सब व्यर्थ है? किंतु पौत्र, यह बात तो अब तक शून्य में है कि अनुमति चाहिए किस बात की? हाँ दादाश्री, वैसे तो ये बात बड़ी गंभीर है, किंतु 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 क्या? किंतु अब ये बात उतनी गंभीर नहीं रही। चलो, स्वीकार किया कि यह बात गंभीर नहीं है, फिर भी बात अब तक शून्य में है। जब तक बताओगे नहीं कि किस बात की अनुमति मिली है तुम्हें, मैं कैसे समझूंगा कि बात साधारण है या गंभीर? बताता हूं दादाश्री। मैंने उस दिन एक ऋण चुकाने की बात की थी। ऋण की बात तो की थी तुमने, किंतु वो ऋण था किसका? वो ऋण एक कन्या का था। ऋण वो भी एक कन्या का? हाँ दादाश्री, मैंने उसे गागर के बदले गागर देने का वचन दिया था। मैंने उसकी मिट्टी की गागर फोड़ दी थी, किंतु बदले में मैं ले गया उसके लिए एक स्वर्ण की गागर। स्वर्ण की गागर? हाँ दादाश्री, स्वर्ण की गागर। किंतु उसने स्वर्ण की गागर को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मेरी गागर मिट्टी की थी, मुझे मिट्टी की ही गागर चाहिए। बात तो बड़ी रोचक है और विचित्र भी। लगता है उस कन्या पर अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा। बड़े उदार चरित्र की है वो कन्या, बड़ी महान है वो कन्या। दादाश्री, मैं उस कन्या से प्रेम करता हूं। यह आयु है तुम्हारी प्रेम करने की। दादाश्री, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, तो पिताश्री की अनुमति लेने के पश्चात आए हो दादाश्री के पास? मुझे क्षमा कीजिएगा दादाश्री। किंतु पौत्र, अनुमति देने से पूर्व हम अवश्य जानना चाहेंगे कि उस कन्या का संबंध किस राजवंश से है। उसका संबंध किसी राजवंश से नहीं है। वो नागवंशी है। नागवंशी? उसका नाम मोहिनी है। वो तक्षक की पुत्री है। तक्षक? महाराज परीक्षित, महाराज परीक्षित। प्रणाम दादाश्री, आप यहां? हां, मैं ईश्वर की कृपा से जीवित हूं अभी। दादाश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूं। इतना बड़ा निर्णय ले लिया तुमने अपने पुत्र के विषय में, और मेरे परामर्श की आवश्यकता भी नहीं समझी। क्या समझा है तुमने? मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जिस कक्ष में मैं रहता हूं वो मेरी समाधि है। नहीं दादाश्री, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुमने यह निर्णय लेने से पहले मुझसे परामर्श क्यों नहीं किया? अपने युवराज की इच्छा के सामने सिर झुका दिया।
एक बालक की हट को स्वीकृति दे दी और दे दिया साथ में अपना आशीर्वाद। नहीं दादाश्री, ये बात नहीं है। मैंने जो कुछ किया सोच समझ कर किया है। ये कैसी सोच है तुम्हारी? तुमने ये भी नहीं देखा कि वो एक नागवंशी कन्या है। किंतु दादाश्री, किसी नागवंशी कन्या से प्रेम करना कोई पाप तो नहीं है। यहां बात पाप और पुण्य की नहीं है, उचित और अनुचित की है, नीति की है, परंपरा की है। दादाश्री, महारानी शर्मिष्ठा भी असुर कन्या थी, जिससे हमारे आदि पुरुष महाराज ययाति का विवाह हुआ था। महारानी कुंती को कैसे भूल सकते हैं आप? कौन भूल सकता है उनकी प्रतिभा और गरिमा को? दादाश्री, वो भी तो एक नागवंशी कन्या थी। यदि तुम महारानी शर्मिष्ठा की बात करते हो, यदि तुम महारानी कुंती का उदाहरण देते हो, तो वो परिस्थितियां और थीं, वो समय और था, वो युग और था। यह कलयुग है। मैंने तुम्हें सावधान किया था कि पग पग पर तुम्हें मेरे परामर्श की आवश्यकता है, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। इससे पहले भी मैंने स्वर्ण के विषय में तुम्हें चेतावनी दी थी। तुमने मनमानी करके उसका भी परिणाम देख लिया। तुम पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें अपने देश, अपनी प्रजा के हित का भी ध्यान नहीं रहा। किंतु दादाश्री, जन्मेजय उस नागवंशी कन्या से प्रेम करता है। महाराज, जन्मेजय तो बालक है, अभी तो उसकी आयु है भावनाओं में बहने की। वो अपनी डगर से भटक सकता है, किंतु उसका मार्गदर्शन करना किसका दायित्व है? परंतु दादाश्री, मैंने जन्मेजय को वचन दिया है उस कन्या से विवाह का। वचन दिया, किंतु परिणाम नहीं सोचा उसका। तुम ये नहीं जानते किसकी पुत्री है ये मोहिनी? तक्षक की, उस तक्षक की जो स्वर्ण की चोरी के अपराध में पकड़ा गया था। एक अपराधी की पुत्री है मोहिनी, और तुम एक अपराधी के समधी बनने जा रहे हो, एक चोर से नाता जोड़ने जा रहे हो। इसका अर्थ यह है कि कलयुग ने पूर्ण रूप से तुम्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लिया है। और मैं देख रहा हूं हस्तिनापुर की ओर बढ़ती हुई उस काली आंधी को, जो अपने साथ विनाश की बाढ़ लेकर आ रही है। और उस बाढ़ में वो आंधी सब कुछ बहा कर ले जाएगी महाराज, सब कुछ बहा कर ले जाएगी। मैं देख नहीं सकता इस विनाशकारी आंधी के प्रकोप को अपनी इन आंखों से। मुझे खेद है इस बात का कि पांडव उत्तरदायित्व का जो भार मेरे इन कंधों पर डाल कर गए थे, मेरे ये दुर्बल कंधे उस भार को उठा न सके। मैं हार गया महाराज, मैं हार गया। मैं जा रहा हूं ये राजमहल छोड़कर। अब मैं यहां नहीं रह सकता महाराज। नहीं दादाश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप राजमहल छोड़कर नहीं जा सकते, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं महाराज, नहीं। मुझसे एक भूल हुई जब मैं पांडवों के साथ स्वर्गारोहण के लिए क्यों नहीं गया। अब मेरा यहां रहना व्यर्थ है। यहां रहने का अर्थ है अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान की मृत्यु। एक कलंकित, एक अपमानित जीवन जीने से अच्छा है मृत्यु के अंधकार में खो जाना। नहीं दादाश्री, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी व्यवस्था को समझिए। क्या है तुम्हारी व्यवस्था? यदि मैंने जन्मेजय की इच्छा के आगे सर झुकाया है, तो केवल इसलिए नहीं कि वो हमारा पुत्र वो है। मैंने इस संबंध को इसीलिए स्वीकार किया कि यदि जन्मेजय और उस नागवंशी कन्या का विवाह होता है, तो आर्य और नागवंशियों के संबंधों के बीच एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। एक ऐसी मित्रता जो देश की एकता का प्रतीक होगी। दादाश्री, इस संबंध में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। यह तो समय की आवश्यकता है दादाश्री। यदि फिर भी आप मुझे दोषी समझते हैं, तो मैं कोई भी दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं महाराज, नहीं।
इसमें दोष आपका भी नहीं है, दोष तो समय का है। हमारी व्यवस्था यह है कि कलयुग के उस प्रहार से हम बच नहीं सकेंगे। दादाश्री, यदि आप मेरे साथ हैं तो कलयुग को हमारे सामने हार माननी होगी। कलयुग को हमारे सामने हार माननी होगी दादाश्री। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इस विनाश से बचाएं। बस्ती के लोगों, तुम सब जानते हो कि नागवंशी समुदाय आज एक संकटकालीन स्थिति से निकल रहा है। नागवंशी समुदाय उस नाव के समान है जिसका कोई भी माझी नहीं है। ये नैया बिना माझी के हिचकोले खा रही है। इसे बचाने के लिए मुखिया का चुनाव अति आवश्यक हो गया है, किंतु प्रश्न था योगी व्यक्ति का। हमने इसके लिए आस्तिक मुनि से बात की थी, किंतु उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात हमारी दृष्टि पड़ी गजरू प्रधान के पुत्र शक्ति के ऊपर, और नागवंशी समुदाय ने यह निर्णय किया कि शक्ति ही इस समुदाय का मुखिया होगा। मैं समस्त नागवंशी समुदाय का प्रधान हूं। तुम लोग ये जानते हो, इससे पहले हमारे समुदाय का मुखिया तक्षक था, किंतु तक्षक ने जो अपराध किया है उससे समस्त समुदाय अपमानित हुआ है। इसीलिए उसे हमें मुखिया पद से हटाना पड़ा। यह निर्णय कोई मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। यह निर्णय समस्त सभा का था, समस्त समुदाय का था। आज तुम लोग मेरे पुत्र शक्ति को अपना मुखिया बनाना चाहते हो, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र को योग्य समझता है। मैं भी अपने पुत्र शक्ति को योग्य समझता हूं, किंतु मैंने इसे मुखिया बनाने का प्रस्ताव नहीं रखा। यह प्रस्ताव आप सबका है। यदि इसे आप योग्य समझते हैं, यदि आप समझते हैं कि इसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, तो मैं आपसे कहूंगा एक बार पुनः विचार कर लीजिए, ताकि कल आने वाले लोग ये न कहें कि गजरू ने अपने पुत्र शक्ति को मुखिया बनाने का पक्षपात किया है। नहीं प्रधान, नहीं। हम शक्ति को मुखिया इसलिए नहीं बना रहे हैं कि वो तुम्हारा पुत्र है। हमने तो उसका चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर किया है। मैं आप सबसे पूछता हूं कि क्या आपको शक्ति की योग्यता में कोई संदेह है? नहीं, शक्ति योग्य है पद के लिए। क्या उसके नेतृत्व में आपको कोई संदेह है? नहीं, कोई संदेह नहीं है। तो आज ये एक मत से सिद्ध हो गया कि शक्ति के मुखिया बनने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं भृगु अपनी ओर से और अपने समुदाय की ओर से ये घोषणा करता हूं कि शक्ति ही हमारा मुखिया है। शक्ति, हमारा मुखिया शक्ति, हमारा मुखिया शक्ति। नागवंशी समुदाय के लोगों, आप लोगों ने मेरी योग्यता पर विश्वास किया, मेरे नेतृत्व की क्षमता पर विश्वास किया और मुझे अपना मुखिया बनाया। तो मैं भी आपको वचन देता हूं कि मेरे जीवन का सबसे पहला लक्ष्य नागवंशी समुदाय का हित है। इसके सम्मान की रक्षा, अपने समुदाय की सुरक्षा। आप लोगों ने मुझे यह सम्मान देकर एक उत्तरदायित्व का बोझ रख दिया है मेरे कंधों पर। एक कर्तव्य का भार आ गया है मेरे सिर पर। तो आप भी विश्वास रखिए कि मैं इस उत्तरदायित्व को निभाने में अपना सिर तक कटा दूंगा, किंतु समुदाय का सिर झुकने नहीं दूंगा। शक्ति मुखिया की जय। नए मुखिया को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं शमीक ऋषि हूं और ये मेरा पुत्र है। प्रणाम ऋषिवर। कहिए, कैसे आना हुआ यहाँ? मुखिया, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। हम ऋषियों का आदर करते हैं, मांगिए। मैं यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूं। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे
और मेरे पुत्र को यहाँ रहने और तपस्या करने की अनुमति प्रदान कीजिए। क्यों नहीं? इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है? आप इस क्षेत्र में जहां चाहे वहां रह सकते हैं, जहां चाहे अपना आश्रम बना सकते हैं। आपको यहां तपस्या करने से कोई नहीं रोकेगा। नहीं, ये ऋषि इस क्षेत्र में नहीं रह सकता। ये आर्य है और हम किसी आर्य को अपने वन क्षेत्र में तपस्या करने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि आर्य शत्रु हैं हमारे। ये शत्रु हैं हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के। ये हमें मानव नहीं पशु समझते हैं। ये विनाश चाहते हैं हमारा। नहीं तक्षक, नहीं। आर्य हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र हैं। मित्रता की संधि हुई है इनसे हमारी। अब हमारा इनसे कोई बैर नहीं। और फिर ये तो ऋषि हैं, ये तो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और ज्ञान की आवश्यकता जितनी आर्यों को है, उतनी नागवंशियों को भी है। अरे लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम सब लोगों की। अभी कल रात एक आर्य आया था, गांव में हाहाकार मच गया था उसके आने से। वो इस समुदाय का सम्मान लूटने आया था और हम अभी तक पता नहीं लगा पाए कि वो कौन था। रात्रि के अंधेरे में वो हमारे हाथों से बचकर निकल गया और दिन निकलते ही दूसरा आर्य आ गया, एक ऋषि का रूप धारण करके। नहीं, मैं कहता हूं ये यहां नहीं रह सकता। नहीं तक्षक, नहीं। मैंने इन्हें यहां रहने की अनुमति दे दी है और ये केवल मेरा निर्णय नहीं, इन सभी का निर्णय है। मैं भी समुदाय का मुखिया था और मैंने जो भी कार्य किया समुदाय की भलाई के लिए किया था। मैं जब तक मुखिया रहा, हमारे इस समुदाय की और किसी को दृष्टि उठाकर देखने का साहस भी नहीं हुआ। किंतु आज मैं तुम सबको चेतावनी देता हूं कि ये आर्य नहीं है, ये काल है, काल। और इसका यहां रहना शुभ नहीं है। ये आज नहीं तो कल हमारे विनाश का कारण बनेगा। और उस दिन तुम सब लोग याद करोगे तक्षक को, सब याद करोगे। मैं जा रहा हूं, किंतु याद रखना, तुम पछताओगे इसे यहां रखकर, पछताओगे तुम लोग। तक्षक ने आपसे जो भी कहा है ऋषिवर, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप निश्चिंत होकर यहां रह सकते हैं। यहां आपको कोई कष्ट नहीं होगा और आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व अब मुझ पर है। फिर भी मेरा यहाँ रहना विवाद का विषय बन गया है। नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं है ऋषिवर। तक्षक को वैर है आर्यों से, किंतु नागवंशियों को आर्यों से कोई वैर नहीं। आप जाइए। धन्यवाद। मोहिनी, आप हम तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। युवराज, पर आप यहाँ पर क्यों आए? क्यों? हमारे आने से तुम्हें कोई आपत्ति है? हमें नहीं, सारे नागवंशियों को आपत्ति है। केवल आपत्ति नहीं, वो तो आपके प्राणों के भी शत्रु हैं। यदि किसी ने आपको हमारे साथ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप यहाँ से चले जाइए। नहीं मोहिनी, हमारे यहाँ रहने से कोई अनर्थ नहीं होगा। हाँ, यदि हम यहाँ से चले गए तो अवश्य ही कोई अनर्थ हो जाएगा। आप समझते क्यों नहीं युवराज? वो रात्रि का अंधकार था जिसके कारण आप बचकर निकल गए, किंतु आज कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी कल्पना से हमारा हृदय तक कांप रहा है। यदि आपको कुछ हो गया ना, तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। हम भी यहाँ पर अपने प्राण त्याग देंगे। मोहिनी, ये क्या हो गया तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं युवराज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। आप हमारे पिता को नहीं जानते। उनके मन में आर्यों के प्रति कितना क्रोध है, कितनी घृणा है, कितना आवेश है। किंतु हमारे मन में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, कोई घृणा नहीं। हम युवराज हैं यहाँ के, हस्तिनापुर के भावी राजा। आर्यों के साथ साथ सारी जाति, सारे समुदाय, समस्त देश की प्रजा हमें प्रिय है। हम मित्र हैं सबके। हमारी दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई शत्रु नहीं। हमारे लिए सब समान। आप ऐसा समझते हैं युवराज
किंतु वो लोग ऐसा नहीं समझते। यदि आप उस रात्रि को ना जाते तो पता नहीं क्या हो गया होता। उस रात्रि हम किसी भय से नहीं गए थे मोहिनी। हम तो गए थे कि हमारे कारण तुम्हारा सम्मान भंग ना हो। आप हमारे सम्मान की चिंता ना करें युवराज। ये तुम क्या कह रही हो मोहिनी? हम तुम्हारे सम्मान की चिंता न करें? हमने तुम्हें वचन दिया है अपनी जीवन संगिनी बनाने का, अपनी अर्धांगिनी बनाने का। यदि तुम्हारा सम्मान भंग हुआ तो हमारा क्या सम्मान रह जाएगा? नहीं युवराज, ये संभव नहीं है। ये संभव है मोहिनी, ये संभव है। हमने तुमसे विवाह करने का निश्चय किया है। क्या?